हमने ये चैप्टर करने के लिए दिया था, है ना, एक्सरसाइज 1.4 तक होमवर्क दी थी, ठीक है। तो अभी मुझे पता नहीं है कि कितने डाउट आए होंगे, है ना, तो बता देना कि किस किस क्वेश्चन में दिक्कत थी, मगर मैं वैसे अभी यहाँ पे सारे क्वेश्चन क्लियर करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो क्वेश्चन आंसर से जाने से पहले एक बार समरी डिस्कस कर लेते हैं कि इस चैप्टर में हमने क्या क्या सीखा। तो इन दिस चैप्टर यू हैव स्टडीड द फॉलोइंग पॉइंट्स। पहला हमने क्या सीखा, देखो, अगर कभी भी तुम किसी चैप्टर को जानना चाहो ना, तो सबसे पहले उसकी समरी में आ जाया करो। वहाँ पे कोई नई टर्म मिलेगी, फिर उसको पढ़ने के बाद दिमाग में आइडिया आना चाहिए कि हाँ ये क्या कहता था, ठीक है, फिर इसके क्वेश्चन कैसे होते थे। तो एक तरह से पीछे से जाया करो एक बार चैप्टर जब हो जाए, ठीक है। तो अभी तो पहली बार है, तो अभी हम देखेंगे कि समरी क्या कहती है और कितने अच्छे से समझा देती है ना। तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा कहता है कि ए और बी अगर नंबर हैं तो फिर ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होगा, गिवन दैट आर जो होगा वो 0 से बी के बीच में होगा और 0 के बराबर भी हो सकता है। इतनी बात क्लियर है ना, बहुत बार बोल चुके हैं। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम के बारे में देखते हैं। क्या होती है एल्गोरिदम, कि ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर लगाते जाओ। देखो, लेमा और एल्गोरिदम में अंतर क्या है, लेमा तो एक प्रूवन स्टेटमेंट है ना, ऊपर वाली लाइन में जो फर्स्ट पॉइंट है वो प्रूवन स्टेटमेंट है। एल्गोरिदम होते हैं स्टेप बाय स्टेप मैनर। तो पहला स्टेप कहता है कि लेमा लगाओ, दूसरा स्टेप कहता है कि रिमाइंडर अगर 0 नहीं आ रहा है फिर से लेमा लगाओ। ऐसा तब तक करते रहो जब तक 0 ना आ जाए रिमाइंडर। जैसे ही रिमाइंडर 0 आया, जो बी की वैल्यू होगी वही हमारा एचसीएफ होगा। इतनी बात क्लियर है ना। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम ये कहता है, सिंपल सा। फिर हमने पढ़ा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। ये क्या कहता था कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर। ठीक है, कि कोई भी कंपोजिट नंबर है उसको प्राइम फैक्टर की फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब प्राइम नंबर को मल्टीप्लाई करके कंपोजिट नंबर बन सकते हैं, है ना। जैसे 6 होता है 2 × 3, है ना, 3 × 2 बोलो, 2 × 3 बोलो, कोई भी मैटर नहीं करता कि ऑर्डर क्या है। ये हम पिछले पार्ट में देख चुके हैं, है ना। ये सारा हमने पिछले पार्ट में कवर करा है। पिछले पार्ट में ज़्यादा कवर करा, पहले में कम था, समझने वाला ज़्यादा था, ठीक है। पिछले वाले में ज़्यादा है, इसलिए दोबारा से समझ लेना एक बार अच्छे से उसको जाके, ठीक है। इफ़ पी प्राइम नंबर है और डिवाइड करते ए स्क्वायर को, तो पी ए को भी डिवाइड करेगा। ये प्रूफ क्लियर था ऊपर से, है ना। और प्रूफ करना था √2 √3 रैशनल है, ये पेपर में आ सकता है। पता है कैसे करेंगे, पिछली वीडियो में देख चुके हैं। एक्स रैशनल नंबर है जिसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो रहा है, इसका मतलब है कि 2n 5m की फॉर्म में होगा और n और m नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं। ये भी हम देख चुके हैं, ठीक है। रिवीजन हो रहा है ये सिंपल। x इक्वल टू p/q बी अ रैशनल नंबर। अगर 2n 5m की फॉर्म में नहीं है ना और रैशनल नंबर है, तो फिर डेसिमल एक्सपेंशन जो है टर्मिनेट नहीं होगी, आगे चलते रहेगी। ऐसे बोल सकते हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज़ ऑफ द फॉर्म 2n और 5m है, तो फिर x से डेसिमल एक्सपेंशन, अच्छा, ये वाली टर्मिनेट हो जाएगी। ऊपर क्या कह रहे हैं कि x इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p एंड q आर को प्राइम, तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज़ ऑफ द फॉर्म 2n 5m और n और m नॉन नेगेटिव इंटीजर है। यानी अगर पहली चीज़ सही है तो दूसरी भी सही होगी, अगर दूसरी वाली सही निकली तो पहली हो जाएगी सही। ये हम देख चुके हैं ना। और अच्छा, मैंने 8वां पॉइंट पहले बोल दिया था, जो वो नॉन टर्मिनेटिंग वाला, ये है वो, कि अगर तुम्हारा डिनोमिनेटर 2 और 5 की टेबल में नहीं आता है ना, 2 और 5 बोल रहा हूँ, और ये इंग्लिश वाला है, ठीक है, यानी या तो 2 के में आ जाए या 5 के में आ जाए या दोनों में आ जाए, कोई दिक्कत नहीं। अगर नहीं हो रहा है ना ऐसा, इसका मतलब रैशनल नंबर है तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। जैसे हमने 1/7 देखा था, है ना, 1/7 0.14 ऐसे करके कुछ बार था ना लंबा सा, आपने पिछली वीडियो में देखा। तो बस यही थे हमारे 8 पॉइंट्स, और ये 8 पॉइंट हमारे चैप्टर को ख़त्म करते हैं, ठीक है। ये ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है इसको। अगर तुम क्यूरियस हो तो मैंने आपको पिछले वाले में एंड में बताया था ये क्या होता है ना। तो चलो, समरी तो हमारी हो गई, यही थी हमारी समरी। एक तरह से चैप्टर को हमने रिफ्रेश कर लिया है। अब करते हैं एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन डिस्कस, ठीक। अच्छा, ये जो है ये byju's.com है, ठीक है। मैं आपको लिंक दे दूँगा अगर आपको ढूंढने में नहीं मिलता है तो। वैसे आसान है, अगर आप नेट पे लिखोगे कि क्लास 10 चैप्टर 1 के सॉल्यूशन, तो पहला लिंक आ जाएगा यही। इसमें सारे आंसर हैं, ठीक है। तो मैं यहीं से आंसर आपको बता देता हूँ कैसे करेंगे, ठीक है, समझा देता हूँ क्या है, ठीक है। करेंगे तो लिखा ही है इन्होंने।
तो चलो हेलीकॉप्टर चला गया। अब ठीक है चलो। तो देखो पहले क्वेश्चन के 3 पार्ट हैं और तीनों एक जैसे होंगे, तो सेकंड वाला थोड़ा बड़ा सा लग रहा है तो पहले वो देख लेते हैं, ठीक है। बाकी 2 आप खुद करना, वैसे आपने कर लिए होंगे ये, ऐसे ऐसा कुछ था नहीं किसी में भी। तो देखो 169 और 38220 है, और इस क्वेश्चन में 38220 बड़ा है, 196 है, सॉरी उल्टा बोल दिया। देयरफॉर बाय अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम और टेकिंग 38220 एज डिविजर वी गेट। तो हमें क्या पहली बात समझ में आ गई कि 38220 को डिवीज़र के रूप में लेंगे और इसको बराबर कर देंगे 196 से, मतलब 196 से डिवाइड करके देखो 38220 को, ठीक है। और ये बराबर हो जाएगा 196 इंटू 195। तो देखो ये तो क्वेश्चन देखने में बड़ा लग रहा था, तुरंत हो गया। तो देखो रिमाइंडर जब भी जीरो आ जाता है हमारे क्वेश्चन का सॉल्व हो जाता है, और जो बी की वैल्यू होती है वो हमारे पास वही हमारा HCF होता है। तो यहाँ पे 196 है बी। कन्फ्यूजन क्या होती है, कभी कभार हम बी और क्यू में अंतर नहीं जानते, है ना। जब हम करते हैं देखो 196 जो है वो बी है और 195 क्यू है। क्यू मतलब क्वोशेंट, ठीक है। क्वोशेंट मतलब जो जब हम वो बनाते हैं ना झोपड़ी जैसा डिवाइड करने के लिए, तो जो राइट साइड में होता है वो होता है क्वोशेंट, और जिससे हम डिवाइड कर रहे होते हैं वो होता है हमारा बी। या यहाँ पे डिविडेंड डिवाइजर, मतलब 196 मल्टीप्लाई करा 195 से, तो हमारा आंसर आ गया 38220, ठीक है। ऐसे ही सारे क्वेश्चन करने हैं। ये पता नहीं क्यों शेक कर रहे इतना। हाँ अगला, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म दिस, ठीक है। इस फॉर्म में होता है, हमें ये शो करना है। तो मान लेते हैं कि देखो हम पहले भी करते हैं, तो जब हमने एग्जांपल करे थे उसी की तरह ये वाला क्वेश्चन भी। तो यहाँ पे बी को हम 6 मान लेंगे और फिर यूक्लिड एल्गोरिथम लगाएंगे A=6Q+R, और R क्या हो जाएगा 0 से लेके 5 तक, है ना। इतनी बात समझ में आती है ना कि 6 नहीं हो सकता, 0 से लेके 5 तक हो सकता है। तो वही देखा हमने। अब R अगर 0 हो गया तो A=6Q हो जाएगा। सिमिलरली बाकी सारे के साथ भी कर लेंगे, 6Q+1, 6Q+2, सो ऑन 6Q+5 तक। अब आप एक बात बताओ, क्वेश्चन क्या कह रहा था कि हमें एक पॉजिटिव और इंटीजर जो है वो इस फॉर्म में होगा, ये बताना है। तो एक बात तो समझ में आती है कि ऑड नंबर कभी भी 2 से डिवाइड नहीं होते, है ना। तो A=6Q, 6Q+2, 6Q+4, ये सारे तो इवन नंबर हैं क्योंकि 2 से डिवाइड हो रहे हैं। और पॉजिटिव नंबर या तो इवन होगा या ऑड होगा, है ना। तो इसलिए बाकी बचे जो हैं वो ऑड नंबर हैं। ये सिंपल सा क्वेश्चन था। अगला वाला ये जो काजू बर्फ़ी वाला हमने जो एग्जांपल देखा था उसकी तरह है कि आर्मी कॉन्टेंजेंट ऑफ 161 मेंबर इज़ मार्च बिहाइंड आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर इन अ परेड, ठीक है। परेड हो रही है और बुक का क्वेश्चन तो आ भी सकता है पेपर में, ठीक है। पिछली बार एक एग्ज़ाम में भी आया था ये। तो नंबर ऑफ़ आर्मी कॉन्टेंजेंट मेंबर है 616, है ना, और आर्मी बैंड है 32। तो हमें क्या करना है, HCF निकालना है, मैक्सिमाइज़ करना है नंबर ऑफ़ कॉलम्स को। तो याद रखना वो बर्फ़ी वाला केस, ठीक है। हमें एक स्टैक में कितनी बर्फ़ी रखनी थी वैसा ही कुछ है, वहाँ भी HCF निकाला तो यहाँ भी निकालेंगे। तो 616 और 32 का HCF निकालेंगे कहाँ से, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से। तो 616 बड़ा है 32 से, तो 616 = 32 × 19 + 8, है ना। कैसे करेंगे, डिवाइड करो सिंपल सा, और A=BQ+R में फिट कर दो, और जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आए करते जाओ। आगे 0 कहाँ पे आया, जब B की वैल्यू 8 थी, तो 8 ही हमारा क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा, सिंपल। अगला वाला थोड़ा नहीं, इससे अगला वाला है शायद वो, है ना। तो इसमें थोड़ा अलग सा कॉन्सेप्ट है। हाँ ये भी है और इसके अगले वाला भी है। तो बोल रहे हैं कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ईदर ऑफ द फॉर्म दिस दिस दैट। तो अंतर क्या है इसमें, इवन और तो आसान होता है, स्क्वायर में थोड़ा हमें सोचना पड़ता है। देखो कैसे, y=3 है, ठीक है। x हमने कोई भी मान लिया इंटीजर और y को 3 माना, तो x=3Q+R हो जाएगा, है ना। और Q 0 से बड़ा, और R क्या होगा 0 1 2, क्यों, क्योंकि 3 से छोटा होना चाहिए, और 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। तो x की वैल्यू 3Q, 3Q+1, 3Q+2 हो जाएगी। तो अब स्क्वायर की बात हुई है, ध्यान देना यहाँ पे इवन ऑड नहीं है। तो स्क्वायर में क्या करेंगे, सबका स्क्वायर कर देंगे। इससे पता चलेगा कि हमारे पास x² = 3Q का स्क्वायर हो जाएगा, अगर हमारा रिमाइंडर 0 है, R=0 है तो बेसिकली क्वेश्चन कह रहे 3m, है ना, 3m की फॉर्म में कह रहा था। तो हमने क्या करा, 3 बाहर निकाल दिया और अंदर क्या बचा, 3Q² बचा, उसको हमने m ले लिया। अब ये जो है
हम सबके साथ करेंगे, सबके साथ यानी दो और हैं बस, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर करके देखा और वहाँ से कॉमन निकालने की कोशिश की हमने। ये करना ही करना है, ठीक है। तुम्हें इतना लॉजिक लगाना है कि मुझे कैसे भी करके ये 9q² प्लस 1 प्लस 6q को, अच्छा स्क्वायर खोलना तो आता है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर जिस तरह से खोलते हैं 9th में हमने पढ़ा था, उसी तरीके से इसको करना है, a² प्लस b² प्लस 2ab, है ना। फिर वहाँ से इसको कैसे भी करके 3m+1 बनाना है। m कुछ भी हो सकता है, ठीक है, उसमें चिंता नहीं करना कि 3q² प्लस 2q इतना बड़ा नंबर है, कुछ नहीं। एस स्क्वायर को हमें कैसे भी करके 3m+1 लाना है। और जब हमने 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर खोल के देखा तो सेम केस हुआ, वहाँ भी हमारे पास कुछ ऐसा ही बना। जब सब्सटीट्यूट कर दिया हमने इतने बड़े नंबर को 3q² प्लस 4q प्लस 1 को m में, तो हमारे पास x² फिर से 3m+1 आ गया। तो इसका मतलब एक बात तो समझ आती है कि अगर कोई पॉजिटिव इंटीजर है उसका स्क्वायर करा जाए तो वो 3m+1 की फॉर्म ले सकता है, ठीक है। अगला वाला क्या है, इसमें क्यूब की बात हो रही है, क्यूब की बात हो रही है तो एक बात समझ जाना कि ऐसा नहीं है कि 9 का क्यूब करेंगे, है ना। देखो हमने यहाँ पे y को 3 लिया है, क्वेश्चन क्या कह रही है, यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाओ टू शो दैट क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 3 9m 9m+1 9m+8, ठीक है। तो y को हमने 3 ले लिया, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम लगाई तो 3q प्लस r होगा, और अगेन जो ऊपर वाले में हुआ था r को 0 1 2 रखा गया। देयरफॉर पुटिंग द वैल्यू r वी गेट x इक्वल टू 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2। अब देखो अलग अलग केस हैं। नाउ बाय टेकिंग द क्यूब ऑफ ऑल थ्री अबव एक्सप्रेशन वी गेट, अब हमें क्यूब लेना है, 3 केस हैं, ठीक है। पहला केस में एक्स आर की वैल्यू 0 होगी तो हमारा x² इक्वल टू 3q क्यूब हो जाएगा, ठीक है। मतलब m की मतलब x² इक्वल टू 9m हो जाएगा। क्यों लिया हमने 9m, 27q क्यूब आया ना, उसमें से 9 कॉमन ले लिया। क्यों लिया 9 कॉमन, क्योंकि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी, ये बात समझ जाओ। क्वेश्चन जो कह रहा था वो हम कर रहे हैं, ठीक है। और r को 1 लिया तो क्या हुआ, हमें कुछ ऐसा करना है कि बाकी सारा कॉमन आ जाए, मतलब ऐसा ऐसे नंबर को इकट्ठा कर दो जो 90 टेबल में आते हो, समझ में आ रही है बात। और वो जो 9 निकालने के बाद जो अंदर ब्रैकेट में बचा कुछ मैटर नहीं करता, उसको m मान लो, वही करा हमने, x³ इक्वल टू 9m हो गया। तीसरे केस में सिमिलरली, तीसरा केस जब करने गए तो 8 जो था वो 90 टेबल में नहीं आता था, तो हमने 9m+8 रहने दिया। अब यही तो हमारा आंसर था। तो लास्ट में ज़रूर लिखना ये वाली लाइन कि देयरफॉर फॉर ऑल द 3 केसेस एक्सप्लेन्ड अबव इट इज़ प्रूव दैट क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m 9m+1 9m+8। समझ में आते हैं। और एक्सरसाइज 1.1 हो गई है, अगर दिक्कत हो कुछ भी दोबारा पूछ लेना, ठीक है। एक्सरसाइज 1.2 प्राइम फैक्टर करने हैं, इसके हो जाएंगे, इसको बताने की तो ज़रूरत नहीं है ना। एक्सपोनेंट में डालना आता है, डिवाइड कर करके देख लेना, है ना। फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग पेयर, और वेरीफाई करना है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स होगा। ये भी हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, हम पहले तो ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह सबके एक्सपोनेंट निकालें, मतलब सबको फैक्टराइज करेंगे। 26 को करा, 91 को करा, उसके बाद उसका एलसीएम निकाला, उसका एचसीएफ निकाला। एलसीएम एचसीएफ निकालना पता है ना कैसे निकालते हैं। एलसीएम में क्या करेंगे, हाईएस्ट एक्सपोनेंट प्लस बाकी सारी टर्म आ जाएगी, एचसीएफ में लोवेस्ट एक्सपोनेंट, बस और कुछ नहीं, ठीक है। तो ये सब करने के बाद फिर 13 को 182 से मल्टीप्लाई कर देना, जो आंसर आया वो प्रोडक्ट से मैच करना चाहिए। लो प्रूफ भी हो गया, वेरीफाई भी हो गया, ठीक है। ऐसे सारे क्वेश्चन करने थे, ज़्यादा वो नहीं है कुछ, है ना, समझाने लायक। तीसरे वाले में ध्यान देना, वहाँ पे कुछ वो नहीं हो सकता मल्टीप्लाई वाला चक्कर, ठीक है। तो यहाँ पे तो आपको इंडिविजुअल का करके एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। एलसीएम एचसीएफ पता है ना कैसे निकालते हैं, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, उसको दोबारा सुन लेना, जो भी बैक करके दोबारा सुन लो अगर नहीं रहा आया दिमाग में तो, है ना। तो यहाँ पे एचसीएफ क्या हो जाएगा 3, क्योंकि 3 सब में कॉमन है। एलसीएम क्या हो जाएगा 2 × 2 × 3 × 5 × 7, ऐसे ही सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है। अब गिवन दैट एचसीएफ ऑफ 2 नंबर दे रखे हैं, एलसीएम बताओ। देखो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें पता है कि अगर हमें एचसीएफ दे रखा है ना, तो एलसीएम क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर डिवाइड बाय एचसीएफ। देखो यहाँ पे 9 दे रखा है एचसीएफ, तो 9 इंटू एलसीएम इक्वल टू 306 इंटू 657। एलसीएम क्या हो गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 9 से डिवाइड कर दो, वही आ गया, है ना। करने की ज़रूरत नहीं है, आसान हो गया तरीका। हेलीकॉप्टर आ गया फिर से।
चलो चला गया, कोई बात नहीं। ठीक है, यहाँ बोल रहे हैं जैसे हमने ये एग्जांपल भी था है ना 4 के साथ, तो बोल रहे हैं क्या 6n जो है उसके आखिरी डिजिट जीरो हो सकती है, आखिरी डिजिट जीरो हो सकती है क्या? तो देखो 6 जो है वो 2 × 3 होता है ना, और आखिरी डिजिट जीरो होने के लिए कम से कम 5 तो होना चाहिए, 5 तो है नहीं भाई, इसलिए नहीं होगा। ठीक है, कहानी लिखनी होती है, एग्जाम्पल में जैसी थी वैसे इसमें भी दे रखा है, इसमें भी समझ लेना, वही बात है। एक्सप्लेन करो कि 7 × 11 × 13 + 13 जो है एंड 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 आर कंपोजिट नंबर। किसी नंबर को कंपोजिट प्रूव करना है तो समझ लेना कि उसका फैक्टर पूछ रहे हैं, फैक्टर अगर आ गए तो कंपोजिट होगा। ठीक है, तो इसमें क्या है 13 कॉमन आ जाएगा, है ना, 13 इसका मतलब फैक्टर आ गया, सिंपल। तो ये कंपोजिट नंबर हो गया। अगला वाला देखो, अगले वाले में 5 कॉमन आ रहा है, तो ये अगेन कंपोजिट नंबर हो गया। देखो अगर एक नंबर के फैक्टर 1 और उसके अलावा खुद के अलावा आ जाते हैं ना, इसका मतलब कंपोजिट हो जाता है। मैं कम से कम बहुत बार बोल चुका हूँ ये, है ना। अगला है कि देर इज़ अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड, सोनिया टेक 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। 18 मिनट लगते हैं उसको एक चक्कर मारने के, गोलाकार में पार्क है, ठीक है। वाइल रवि जो है वो 12 मिनट, मतलब रवि जो है फास्ट है एक तरह से, है ना, 12 मिनट में दौड़ पा रहे हैं बहुत तेज़ी से। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, मान लो कि दोनों एक साथ चले एंड एक ही डायरेक्शन में चले, हाउ मेनी मिनट विल दे मीट अगेन। तो कितने मिनट में, मतलब वो दौड़ते जा रहे हैं जब तक एक साथ ना आ जाए। यानी एक समय ऐसा होगा रवि जो है वो एक राउंड ज़्यादा हो चुका होगा सोनिया से, सोनिया ही नाम है ना, हाँ। तो देखो इस तरह से ये डेली लाइफ में क्वेश्चन यूज़ होते हैं। यहाँ पे आएगा LCM, ठीक है, LCM निकालेंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कम से कम वो नहीं पूछ रहे, यहाँ पे पूछ रहे हैं कि एक तरह से देखा जाए कि कहाँ पे जाके मीट करेंगे वो मैक्सिमम पॉइंट पे। तो सोनिया और रवि जो है वो सेम डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं, तो एक एक तरह से दोबारा वो मीट करेंगे, तो एलसीएम की बात हो रही है, ये समझ जाओ क्यों। HCF होता है छोटी चीज़ों में, मतलब देखो रवि और सोनिया जब दौड़ना शुरू कर रहे हैं तो दौड़ते समय भी तो आ ही जाएंगे एक साथ, मगर यहाँ मैं पूछ रहा हूँ कि एग्जैक्ट स्टार्टिंग पॉइंट पे कब आएंगे, तो वहाँ एलसीएम लिया जाएगा। ठीक है, ये समझ जाना क्यों। ठीक है, तो यहाँ पे 18 और 12 का एलसीएम लेके 36 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन √5 को इरेशनल प्रूव करना है, बहुत बार देख चुके हैं, अगेन हल्का सा हिंट दे देता हूँ, रिवाइज हो जाएगा। √5 है, x/y हो जाएगा, y इक्वल टू √5 इक्वल टू x हो जाएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे, और y² इक्वल टू 5k² हो जाएगा। और ऐसे करने से क्या पता चलेगा कि भाई एक तो को प्राइम है और ऊपर से डिवाइड भी हो रहे हैं 5 से, ऐसा कैसे हो सकता है। प्राइम नंबर तो किसी से डिवाइड नहीं हो, मतलब किसी के फैक्टर नहीं हो सकते ना प्राइम नंबर के, तो इसलिए √5 इरेशनल है। और ऐसे नंबर का तो 3 + 2 √5 वालों को तो आसानी से हम प्रूव कर सकते हैं। ऐसे ही सारे क्वेश्चन हैं। एक्सरसाइज 1.4 क्या कहती है, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन, बिना लॉन्ग डिवीजन परफॉर्म करे आप बता के दिखाओ कि इनकी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग है। देखो अगर डिनोमिनेटर जो है, जो नीचे वाला पार्ट होता है, जैसे p/q ना, तो q डिनोमिनेटर है, अगर वो 5 की टेबल में आ रहे हैं या 2 की टेबल में आ रहे हैं तो इसका मतलब उसकी वो टर्मिनेटिंग है, अगर नहीं आ रहा है तो फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, सिंपल है ना। तो देखो डिनोमिनेटर 5 की पावर 5 निकला तो टर्मिनेट हो जाएगा, 8 निकला यानी ये भी टर्मिनेट हो जाएगा, 2 की टेबल में आ रहा है, और 7 आ गया तो इसका मतलब नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग चलेगा। सिंपल, ऐसे ही सारे क्वेश्चन थे, ये बहुत सारे पार्ट थे, 10 पार्ट हैं लगभग। राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रैशनल नंबर इन क्वेश्चन 1 विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब क्वेश्चन नंबर 1 से ही रिलेट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अब हमें उनका डेसिमल एक्सपेंशन बताओ असल में क्या है जो टर्मिनेट हो रहे हैं।
टर्मिनेट हो रहे हैं यानी रुक जाएंगे कहीं ना कहीं। तो यहाँ सिंपल हमें डिवाइड करना सिखा रहे हैं, जैसे हम बचपन में सिखाते थे, डिवाइड करके बता देना पॉइंट में क्या आंसर आ रहा है। ठीक है, 8 को डिवाइड कर 17 को डिवाइड करा 8 से तो 2.125 आ गया आंसर। ये तो कर ही लोगे, डिवाइड करने की बात थी। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि द फॉलोइंग रियल नंबर हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो, इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रैशनल और नॉट। क्या वो रैशनल हैं या नहीं है ये बताओ। अगर रैशनल हैं तो फिर उसको PYQ की फॉर्म में लिख के बताओ। और अच्छा, क्यू के बारे में आप क्या कह सकते हो। तो देखो, रैशनल पता लगाना क्या होता है, अगर कोई नंबर जो है वो रुक जा रहा है, पहले तो ख़त्म हो, जैसे पहला ही पार्ट है ना, ख़त्म हो गया तो वो रैशनल है। अगर कोई नंबर ख़त्म नहीं हो रहा मगर रिपीट हो रहा है तो वो खुद रैशनल है। मगर कोई ऐसा नंबर है जो ना तो रिपीट हो रहा है, जैसे ये देखो सेकंड पार्ट 12 0 12 0 0 12 0 0 0, तो क्या हो रहा है ये 12 0 12 0 0, पता नहीं चल रहा, मतलब पैटर्न तो है मगर रिपीट कहाँ हो रहा है, आप बार नहीं लगा सकते ना। समझ में आया। तो यही बोल रहे हैं कि पहला वाला देखो रिपीट, पहला वाला टर्मिनेट हो गया, इसका मतलब इसके फैक्टर 2 या 5 में आते होंगे, है ना, डिनोमिनेटर के। दूसरा वाला तो टर्मिनेट ही नहीं हो रहा और तीसरा वाला रिपीट हो रहा है, इसका मतलब ये भी रैशनल है, दूसरा वाला इरैशनल नंबर है। समझ में आया क्यों, ये आपने 9th में भी देखा होगा ऐसा। तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज ख़त्म होती है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए, क्वेश्चन नंबर 2 3 1 सब कर लिए। ठीक है, करके देखना इन सबको प्रैक्टिस। देखो ऐसे मत करना कि पहले क्वेश्चन का मैं 5वां कर लेती हूँ हो गया काम, मैं चौथा कर लेता हूँ हो गया काम, ऐसे नहीं, सारे करो तभी तो प्रैक्टिस होगी, है ना। तो क्यों दिए गए हैं 10 क्वेश्चन, क्योंकि इससे हाथ जमता है ना। ऐसे ही हमने मैं एक बार देख लेता हूँ कि सारे क्वेश्चन कवर हो गए हैं। हाँ, ये 1.3 भी छोटी सी थी, सारे क्वेश्चन हो गए। और अगर कहीं अटकते हो तो आंसर में देखो, इसका लिंक भी दे दूंगा और साथ में आंसर तुम एग्जाम्पल से भी देख के दिमाग लगा सकते हो। ठीक है, एग्जाम्पल भी हो रखे हैं देखो, वैसे एग्जाम्पल है वैसे ही क्वेश्चन आते हैं। और एक मिनट, ये रहा 1.2 थोड़ी लंबी थी मगर 1.2 का थोड़ा दिमाग लगा के काम करना। ये जो रवि और सोनिया वाला क्वेश्चन है बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और एक और था जो जो बुक में बर्फ़ी वाला था, है ना, कहाँ गया वो। हाँ तो देख लेना, ठीक है उसमें। और 1.1 तो हम देख ही चुके हैं। ठीक है, 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 5 थोड़ा अच्छा है, बाकी हाँ ये देखो क्वेश्चन नंबर 3, इसमें HCF निकालना था। ठीक है, समझना HCF और LCM में क्या अंतर है। देखो बहुत, अगर तुम प्रैक्टिकल वे में देखोगे ना कि भाई आम इंसान मतलब कैसे सोचता है वैसे करके, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ कब HCF निकालना है कब LCM। जब रवि और सोनिया दौड़ रहे थे ना तो वहाँ पे रवि जो है तेज़ दौड़ रहा था और एक समय ऐसा होगा इतना तेज़, मतलब देखो सोनिया जो है बहुत टाइम लगा रही है, मान लो 16 मिनट लगा रही है जहाँ तक मेरे को ध्यान आ रहा है, और रवि लगा रहा है 12, है ना, तो दोनों के बीच में 4 मिनट का गैप है। अब 4 मिनट बढ़ते बढ़ते राउंड लगाते लगाते आगे कहीं जाके रवि ऐसा हो जाएगा कि सोनिया से एक राउंड ज़्यादा दौड़ जाएगा और तब जाके दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पे होंगे, या स्टार्टिंग पे भी कहाँ मीट करेंगे। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट पे मीट करेंगे। तो ऐसे केस में LCM निकालते हैं जहाँ पे वैल्यूज़ बड़ी आने होती है। और HCF जो होता है वो हम छोटे पॉइंट के लिए, जैसे कितनी बर्फ़ी एक जगह पे हो गई, कितने कॉलम एक जगह पे होंगे, एक साथ मार्च कर सकते हैं। ठीक है, ये था स्वीट सेलर वाला एग्जाम्पल 4, ये भी ध्यान देना। ठीक है, तो ये चैप्टर मेरी तरफ से तो हो गया है। ठीक है, रियल नंबर्स मेरी तरफ से तो हो गया है। और अब आपके डाउट हैं, जो भी हो पूछ लेना, जो ना समझ में आए बता दूंगा दोबारा से। ठीक है, करके देखना इसको, पहला चैप्टर मेरी तरफ से हो गया है। चलो।